सामाजिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए एक कदम गांव की ओर, अपने पुरखों को ज्ञान को सीखने के लिए एक कदम गांव की ओर, अपने व्यवस्थाओं को आने वाले पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सबके बीच में इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे जो शेड्यूल एरिया की जो कुछ संवैधानिक प्रावधान है उन सबको उसको आप सबके बीच में रखने के लिए मैं आपके खाली मुरवैड़ क्षेत्र में पहुंचा हूं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र सुने आप सभी, 5वीं क्षेत्र आदिवासी दिए हुए जगह में है, उनके बदल में उनको 1 एकड़ 2 एकड़ जो जमीनें मिली है तो हमारे पुरखों की देन है, केवल हम अभी उपयोग कर रहे हैं। तो 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उसी संविधान के तहत लोग तांत्रिक प्रक्रिया आई, हमको अपने हिसाब से वोट डालने का, अपने खुद का मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ और अपने प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में सत्ता चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, जिसके तहत आज हमारे क्षेत्र में सरपंच बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, वार्ड पंच बन रहे हैं। तो लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत बन रहे हैं, वो सीधे जनता तय करते हैं कि किसको मेरे को सत्ता में उठाना है। आजादी से पहले कौन हुआ करते थे हमारे देश में? अंग्रेज, मुगल, राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। अब हमारे भी बीच के किसी व्यक्ति ने सत्ता चला रहे हैं, वो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारे रीति नीति परंपरा, जल जंगल जमीन से लेकर सारे का जिम्मेदार कौन है? विधायक, सांसद, सरपंच, वार्ड, जिनको हम प्रतिनिधित्व करके भेजते हैं कि हमारे समाज की व्यवस्थाओं को आप प्रशासनिक स्तर पर रखिए, सत्ता में रखिए और उनके जो चीजें हैं उनको आप संरक्षण करते हुए इस क्षेत्र में लागू कीजिए। 1950 में संविधान लागू हुआ, फिर अलग अलग प्रशासन देश में चलाने के लिए अलग अलग सिस्टमें बनी, जिला प्रशासन, विधानसभा, लोकसभा बनी, जहां पर लोकसभा में पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, वैसे ही विधानसभा में पूरे राज्य को संचालित करने के लिए कानून बनाते हैं, वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर सारी चीजों के लिए। वैसे ही आपके गांव में ग्राम सभा है, जिस विषय को आप सबके समक्ष मैं रखना चाह रहा हूं, एक कदम गांव की ओर ग्राम सभा सशक्तिकरण। तो एक कदम गांव की ओर ग्राम सभा सशक्तिकरण इसलिए है कि आपके गांव के जितने भी व्यक्ति, जैसे जितने भी व्यक्ति आपके गांव के मतदाता सूची में है, वो क्या है? ग्राम सभा के सदस्य। 18 साल के जितने भी सदस्य हैं वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। वैसे ही लोकसभा में एक कानून बनता है, वहां के इसी क्षेत्र से हम चुनकर भेजते हैं सांसद, वो वहां पर हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे समाज की बात रखते हैं, हमारे क्षेत्र की बात रखते हैं, हमारे समाज की ताना बाना को वहां पर रखते हैं, उसके अनुसार कानूनें बनती हैं। वैसे ही विधानसभा स्तर पर हम इसी क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से विधायक चुन करके भेजते हैं, वो पूरे राज्य के लिए कानून बनाते हैं, सारे विधायक मिल करके। वैसे ही आपके गांव में 90 के दशक में एक सत्ता के विकेंद्रीकरण और दूसरा उदारीकरण की नीति, सत्ता के विकेंद्रीकरण और उदारीकरण की नीति, एक दो बड़े बदलाव हुआ 90 के दशक में, संशोधन किया गया, उसके तहत सत्ता के विकेंद्रीकरण हुआ। देश का बुनियादी इकाई गांव है, इसलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण करते हुए उस व्यवस्था को आपके गांव तक लाया गया है। और दूसरी उदारीकरण की नीति, इस क्षेत्र में जितने भी कानून थे, चाहे आपका उस जमाने में जितने भी कानून थे, आपका जो सख्त कानून, उस क्षेत्र में जैसे अबुझमाड़ सुने हैं, बुढ़ाल जनता अबुझमाड़ सुने हैं, अबुझमाड़ में 2009 से पहले उस क्षेत्र में कोई घुस नहीं सकता था। तो ऐसे जो कानून हैं, उन कानूनों को शिथिलता करते हुए बाजारवाद को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, निजीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके तहत क्या
हुआ कि इस क्षेत्र के जल जंगल जमीन से लेकर इस क्षेत्र के सांस्कृतिक धरोहर वो पूरी तरह से धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर अग्रसर हुई। तो 90 के दशक में ये दो बड़े बड़े बदलाव की वजह से आज हम 30 साल से उसी बदलाव के चलते आज हम हर रोज ये जो केसकाल के आसपास है पूरे बस्तर के इलाके में हर दिन कहीं न कहीं आंदोलन होते रहता है। 1993-94 से पहले धरना होता था क्या? हमारे क्षेत्र में हमारे बस्तर में इस टाइप के धरना आंदोलन नहीं हुआ थे। लेकिन आज जब से उदारीकरण की नीति हमारे क्षेत्र में घुसी, बाजारवाद पूंजीवाद जैसे व्यवस्था घुसी, तो लगातार हमारे बहनी मन के ऊपर, हमारे जल जमीन के ऊपर, हमारे सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर, हमारे सामाजिक व्यवस्था के ऊपर कहीं न कहीं प्रभाव पड़े, जिसके तहत आज हमारा आदमी मन धरना में आए भी धरने में रहते, पूरे साल भर धरने में रहते। तो कहीं न कहीं हम सबके लिए आगामी समय में पूंजीवाद और उद्योगपति मतलब हमारे जल जमीन तो कहीं न कहीं हमारे जो बच्चा मन है, छोटे छोटे बच्चा है, वो मतलब एक क्षेत्र से बेदखल करके भगा देंगे। तो उस समय हमें ना ही जंगल मिली न जमीन मिली न संस्कृति। तो उसी तौर पर 1996 में एक कानून बनी, 1996 में एक कानून बनी, लगभग आज 30 साल हो गए। समाज है पूरे धरना रैली प्रदर्शन से लेकर ज्ञापन सब चीज देवत रही से 25 साल के बाद सरकार के आंख खुल गए। 25 साल के बाद 1996 में एक कानून बनी जिला गठन 5वां क्षेत्र पैसा कानून वो क्षेत्र को बोली से जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां रीति नीति परंपरा संस्कृति और अपन जो पारंपरिक व्यवस्था है गांव के एक व्यवस्था होते कस्टमरी लोग जिला रूढ़ी प्रथा करता, तो उनका कहा तो चलने वाला वो गांव वाला, वो जीवा वाला, वो ब्लॉक वाला 5वीं एमसीडी क्षेत्र की श्रेणी में, और वो क्या कहा सुन पा रहे हैं, समझ आ रहे हैं? समझ नहीं आएगा तो बता रहा है ना। तो प्रथा जीवन अपन संस्कृति सभ्यता परंपरा मानते हैं वो क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो सर्वोदय संभाग पूरा वो 5वें क्षेत्र के श्रेणी में आते हैं, और बस्तर संभाग के पूरे क्षेत्र चारामा से लेकर बस्तर तक कोंटा तक के ये क्या है आदिवासी बहुल क्षेत्र। और ये क्षेत्र में जब भी सांसद बनी, विधायक बनी, तो कौन बनी? इस क्षेत्र में जब भी व्यवस्थाएं, जब भी प्रतिनिधित्व करी तो केवल आदिवासी ही करेगा। कैसे करेगा? तो एक क्षेत्र में जो भी विधायक बने, जो भी सांसद बनी तो आदिवासी ही बनी, और एक क्षेत्र में सरपंच भी बनी तो आदिवासी ही बनी। उसके बाद जे गांव में आदिवासी नहीं है वो हमारे गौड़ समाज में ही पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज में, एससी समाज में। तो अगर कहा 1996 से लेकर आज तक की लड़ाई लड़ी हमारा आदमी मन कम जाके एक भूलिया कमेटी के रिकमेंडेशन आ गए, अनुशंसा आ गए। जब शुरुआत में इस क्षेत्र में सरपंच बनी तो कोई भी बने नहीं, साहूकार जमींदार और अच्छा खासा बोलचाल वाला व्यक्ति का बनाया बोलेंगे। तो उससे पूरे देश में हो रहा है पूरा आदमी मन दलाल होगी कि दूसरा व्यक्ति बन गए। मान लो इस गांव में एक जन किसी अन्य समुदाय के हैं तो वो व्यक्ति हमारे प्रतिनिधित्व करके अवसर दे देते। तो कहीं ना कहीं है तो हमारे जो सांस्कृतिक विरासत के बारे में, समाज के बारे में, हमारे गांव के बारे में तो व्यक्ति उतना गंभीरता से नहीं सोचे। तो कोर्ट तक मामला जाए, कोर्ट तक जाने के बाद फिर एक अनुशंसा और 29 विषय के एक सब्जेक्ट थी जिला हमन पंचायत स्तर में 11वीं अनुसूची में जोड़े गए और संविधान के भाग 9 में जोड़े गए। तो सरपंच साथी मन है ये 29 विषय के तहत भी आपके गांव में क्या करते विकास करते हैं कि कहाँ सड़क बनाना है, कहाँ पुलिया बनाना है, कहाँ रोड बनाना है। और वो निर्णय कौन लेते? गांव के मतदाता में, सरपंच सचिव नहीं, गांव के मतदाता के अधिकार है। जैसे विधायक हम लोकसभा में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, तो हमारे चुने हुए व्यक्ति वहां जाते हुए कानून बनाते हैं। वैसे आप लोग ग्राम सभा सदस्य
सदस्य हो। केवल निर्णय लेने का अधिकार किसको है? ग्राम सभा सदस्य को। सरपंच सचिव नहीं, वो केवल आपके जो कामों को संचालित करेगा, वो आपके कार्य एजेंसी है। तो 1996 में पेशा कानून आई और लगातार लगभग 1996 से लेकर 2022 तक की समाज में लड़ाई लड़ी, कितने बार धरना प्रदर्शन करी, कितने ही बार आंदोलन करी, तब जाके 2022 में नियम बने। इस पेशा नियम 8 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के एक दिन पे हुआ। पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ शासन में एक दिन पे हुआ। इस क्षेत्र में संचालित करेगा पेशा नियम लागू। जेकर तहत एक ग्राम सभा होगा, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगा और 2 समितियां होंगी। बिहार जनता समिति के बारे में कैसे जाना था? शांति न्याय समिति और एक योजना प्रबंधन समिति। शांति न्याय समिति के दायित्व क्या है कि जे काम सुप्रीम कोर्ट है करते, हाई कोर्ट है करते, है ना, वो काम कौन कर ही गांव की सियाल में बैठ करके, समाज की सियाल में बैठ करके क्या काम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में? आपके गांव का झगड़ा, आपके गांव का लड़ाई, आपके गांव में चोरी हो रहा है, आपकी बेटी को कोई भगा के ले गया, आपके जमीन को कोई अतिक्रमण कर रहा है, आपके जंगल को कोई अतिक्रमण कर रहा है, उस चीज को कौन करेंगे? गांव वाले करेंगे। क्योंकि अगर मान लो किसी जमीन का विवाद हो, मान लो कोई आदमी जमीन को हस्तक्षेप कर लिए, तो हम लोग वहां जाएंगे तहसीलदार एसडीएम के पास और उसको बोलेंगे कि भाई ये हमारे गांव का जंगल है या फिर जमीन है, ये फलाने व्यक्ति का, इसको आप न्याय दिला पाएगा क्या? सरकार की उम्र कितना है? सरकार की उम्र 78 साल और हम लोग इस गांव में कब से हैं? लगभग कितने साल से दादा? लगभग 1000 वर्ष 2000 वर्ष पूर्व से इस गांव में है। तो बड़ा कौन हुआ? किसको ज्यादा जानकारी है? गांव को जानकारी है। ये जो हमारे सियान है, हमारे समाज के लोग हैं, उनको जानकारी है। इसलिए जमीन का अधिकार कौन दिलाएगा? पेशा कानून, पेशा नियम 2022 के तहत 170 काम में एसडीएम को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। वो सुनवाई कौन करेगा? गांव वाले करेंगे। क्योंकि गांव लोगों को पता है कि बुढ़ारू फलाना के घर इधर से है, उसका मेल यहाँ से है, तो इसका मेल यहाँ से है, उसको ए टू जेड पर पता है। क्या करते हैं हमारे लोग? सीधा सीधे कहा जाते हैं एसडीएम ऑफिस। उससे क्या होता है कि हमारे कितने बार पेशी बुलाएंगे, कितने 10 बार 20 बार पेशी बुलाएंगे, तो उससे क्या है? गांव वाले का शोषण होता है। तो इस चीज को कहां निपटेगा? गांव में ही निपटेगा कि गांव वाले जानते हैं उस जमीन के बारे में जी। तो गांव वाले अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर एसडीएम के पास जाने की क्या जरूरत है? और आपको काम, आपके लिए कानून बना है, तो आपको इस कानून को तोड़ करके गांव में ही निपटाना चाहिए। तो शांति न्याय समिति का काम छोटे छोटे जितने भी झगड़े लड़ाई होंगे गांव में, उस चीज को गांव में ही निपटाना है। ताकि इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं। हम लोगों को उतना ज्यादा शिक्षा नहीं है। हम केवल जंगल के बारे में जानते हैं, जमीन के बारे में जानते हैं और अपनी व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। आजाद भारत के दूसरे पीढ़ी है हम। हमारे दादा परदादा नहीं पढ़े थे, उनको आप रायपुर वाले से कंप्यूटर एग्जाम दिलाने दोगे तो हमारे व्यक्ति के साथ नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत है। उनके जो दादा परदादा है वो 200 साल 300 साल से पढ़े हैं और हमारे लोग अभी पढ़े हैं। इसलिए जब भी कंप्यूटर एग्जामें होती है तो हमारे बच्चे बहुत ही कम होते हैं। शासकीय पदों में, शासकीय जो विभाग में हमारे बच्चे बहुत ही कम स्तर पे जाते हैं और अच्छे पोस्ट पे बहुत ही कम जाते हैं। इसलिए है क्योंकि आजाद भारत की दूसरी पीढ़ी है जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे दादा परदादा नहीं जानते थे। आदिवासी उपयोजना का मतलब है कि आदिवासी क्षेत्र मतलब 5वां निचली क्षेत्र, 5वां निचली क्षेत्र कौन सा है? सरगुजा और कोंटा पूर्व बस्तर संभाग। भारत के 10 राज्य हैं
उस क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी से लेकर उनके जल, जंगल, रीति नीति, परंपरा को व्यवस्थित करने के लिए क्या है केंद्र लेवल में, आप संविधान पढ़ते होंगे तो बता देता हूँ उसका आर्टिकल 275 आदिवासी उपयोग। एक समय में इस क्षेत्र में आदिवासी छात्रावास हुआ करता था, होता था ना, आदिवासी छात्रावास, आदिवासी कन्या आश्रम, आदिवासी स्कूल स्टेज का था। तो इसी वजह से पूरे खर्चा करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ शासन ने इसको शिक्षा विभाग के साथ मर्ज कर दिया। शिक्षा विभाग के साथ मर्ज कर दिया तो उसका जो आदिवासियों को मिलना चाहिए वो राशि, वो कहीं दूसरे जगह खर्च हो रहा है, सामान्य क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिल पा रही। तो हमारे जो राशि है, हमारे लिए जो संविधान में प्रावधान किया गया है, उस राशि को दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं। आपको सही समय पर गर्विश नहीं मिल पा रहा है, सही समय पर आपको पुस्तकें नहीं मिल पा रही है, सही समय पर आपको स्टाइपेंड नहीं मिल पा रहा है। तो इसी की वजह है, इसका एक नियम बनना चाहिए कि ताकि आदिवासी का राशि, आदिवासी का जो फंड है आदिवासी बच्चों को मिलना चाहिए, आदिवासी क्षेत्र में इसका खर्च होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। किससे? जो विधि बनाने वाले से, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। फिर हमारे क्षेत्र के विधायक है उसको बोलना पड़ेगा, उसको आवेदन निवेदन करना पड़ेगा। फिर भी नहीं मानता है तो चुनाव के वक्त उनको जवाब देना पड़ेगा एक सूत्र में, तब जाकर आपके क्षेत्र के बच्चे को उच्च शिक्षा, उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलेगा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगा। अन्यथा आपके क्षेत्र के बच्चे को शोषण ही होते रहेंगे। तो समझ आती कि नहीं? थोड़ा बहुत आते ना। अगर हमारे बच्चा मान, हमारे लड़का मान ला हमन सही ढंग से शिक्षा नहीं देते तो अधिकार के बारे में लड़ पाएगा, अपन समाज के बारे में लड़ पाएगा, अपन गांव के जंगल जमीन के बारे में लड़ पाएगा, अगर साथ अत्याचार होते तो बोल पाएगा हमारे बेटे, तो नहीं बोल पाएगा। इसलिए शासन का मंशा है कि सबसे पहले अगर किसी समुदाय को खत्म करना है, किसी क्षेत्र को खत्म करना है, तो उनके शिक्षा को आप गिरा दीजिए, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, जिन लोग पढ़ते हैं उनको पता है, जिन लोग पढ़ते हैं उनको पता है। और हमारे समाज के लोगों को मानसिक रूप से डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग हथकंडा अपना रहे हैं। तो धर्म क्षेत्र में ले जा रहे हैं या फिर अन्य क्षेत्र में ले जा रहे हैं, तो हम उसी चीज में उलझे रहते हैं। और तीसरा तरफ से हमारे क्षेत्र के संसाधनों को, हमारे क्षेत्र के जो भी संप्रदाय है उनको विरोधन करने का काम ऐसा होता है। तो हमारे क्षेत्र में जितने भी वो है प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको केवल आपको विधि बनाने का पावर कहाँ है? ग्राम सभा में। जैसे लोकसभा वैसे विधानसभा, वैसे ग्राम सभा कौन बनाएंगे? गांव के लोग बनाएंगे और शासन को देंगे भाई हमारा ऐसी स्टेट का कस्टमरी लॉ है कि हम इस दिन झीरा भाजी जुगाएंगे, इस दिन हम ये करेंगे, स्टेट का व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो उस चीज को लिखित में लेने के लिए, उस चीज को लिखित में लेने के लिए पैसा कानून 1996 उसका नियम 2022 के जो पीडीएफ को आप सभी पढ़े लिखे समाज के युवा युवती और सामाजिक जनों को पढ़ लेना चाहिए। तो हमारे लिए भी कानून बना है तो हमको पढ़ना चाहिए। जैसे पुलिस का कानून है तो पुलिस वाला पढ़ेगा बोलूंगा तो बनेगा क्या? पुलिस को क्या जरूरत है? उनको नौकरी से मतलब है। लागू किसके ऊपर होता है? हमारे ऊपर होता है। पुलिस का कानून है, उसको बोले कि नहीं वो पुलिस का काम है, पुलिस विभाग के लिए बना है, वो पढ़ेगा, ऐसा पढ़ेगा तो गलत है। लागू हम सबके ऊपर होता है, तो पुलिस के कानून को हमको पढ़ लेना चाहिए। लागू हमारे ऊपर हो रहा है, शोषण मैं हो रहा हूँ, उसका शिकार मैं बन पा रहा हूँ, मेरे समाज बन पा रहा है, तो मेरे समाज को पढ़ना चाहिए ताकि उस चीज से बच सके। उस चीज को पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? एक कदम शिक्षा की ओर। शिक्षा को हमको
बढ़ावा देना है, शिक्षा के बारे में जन जागृति अभियान चला रहा है। तो एक समिति है शांति न्याय समिति, मैं मोटा मोटा समझाकर बात रखना चाहूंगा और भी वक्ता लोग कि एक समिति आपके गांव में शांति न्याय समिति बना है, वो स्थायी समिति है, तो विघटन नहीं हो सकता, तो संवैधानिक की मान्यता प्राप्त समिति है आपके गांव का, उसको कोई विघटन नहीं कर सकते। कल के दिन उसको आज नहीं कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, जागरूक जब होंगे तो हमारे लोग उसी से निपटाएंगे और उनको गांव में नहीं न्याय मिलेगा, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी है योजना प्रबंधन समिति। योजना प्रबंधन समिति के काम बस इतना है, उसमें भी 11 सदस्य होंगे, 11 सदस्य होंगे। तो 11 सदस्य गांव की जो जीपीडीपी है, गांव के जो डेवलपमेंट प्लान है कि मेरे स्कूल कहाँ बनाना है, रोड कहाँ बनाना है या फिर पुलिया कहाँ बनाना है, वो कौन तय करेगा? वो जो ग्राम सभा के सदस्य, उस समिति के लोग तय करेंगे, उस ग्राम सभा के सदस्य तय करेंगे कि मेरे को कहाँ बनाना है। सरपंच सचिव के कहने से, किसी दूसरे व्यक्ति के कहने से नहीं होगा, निर्णय खुद को लेना है। जब तक हम अपने लिए निर्णय नहीं लेंगे तब तक कौन लेता रहेगा हमारा निर्णय? दूसरे लोग भी लेते रहेंगे। इसलिए निर्णय ग्राम सभा में किसको लेना चाहिए? ग्राम सभा के सदस्य को लेना चाहिए, उस गांव के सदस्य को लेना चाहिए। तो ये दो समिति है, स्थायी समिति है, एक ग्राम सभा अध्यक्ष होगा, जैसे विधानसभा में अध्यक्ष होता है विधानसभा चलाने के लिए, वैसे ही ग्राम स्तर पर ग्राम सभा चलाने के लिए आपके गांव का 1 साल का ग्राम सभा अध्यक्ष होगा, उसमें महिला पुरुष बदलते रहेंगे और 11 समिति बनेगी, शांति न्याय समिति और योजना प्रबंधन समिति, वो स्थायी समिति होंगे। और उस समिति के रजिस्टर होंगे, 13 प्रकार के रजिस्टर होंगे, अलग अलग प्रकार के, जैसे गांव के रेवेन्यू के जितने भी जमीन है उसको लिखेंगे, जितने भी जंगल पहाड़ है उसको लिखेंगे, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, स्कूल आंगनबाड़ी से लेकर जितने अस्पताल है उस चीज को लिखेंगे, उस रजिस्टर में मेंशन होगा। ये मैं अवगत करा देता हूँ, अगर इस मंच पे सचिव या फिर सरपंच भी होंगे तो इस चीज को उन लोगों को सहयोग करना है और हर गांव का रजिस्टर अलग अलग होगा।